नमस्कार। राजस्थान में पिछले लोकसभा चुनावों में बीजेपी का प्रदर्शन कुछ कमज़ोर रहा और 25 लोकसभा सीटों में से 11 सीटें बीजेपी के हाथ से फिसल गई और आने वाले समय में इन 11 सीटों से संबंधित 5 विधानसभा क्षेत्रों में और सलुम्बर जिसके विधायक अमृतलाल मीणा जी थे उनका आकस्मिक निधन हो गया, उसकी वजह से एक सीट सलुम्बर, यानी आने वाले समय में 6 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं। इन सबको देखते हुए सत्ता और संगठन का तालमेल अच्छा हो, दोनों मिलजुल करके काम करें और ख़ास तौर पे तब जबकि बीजेपी अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है, इनमें से कोई भी सीट अब वो फिसलने नहीं देना चाहती है। तो ऐसे में यह आवश्यकता है कि सत्ता और संगठन के बीच में बेहतर तालमेल हो। शायद इसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने राजस्थान में अपने प्रदेशाध्यक्ष का चेहरा बदल दिया है और प्रदेशाध्यक्ष के रूप में सुमेरपुर पाली के 2 बार के विधायक और वर्तमान में राजस्थान से राज्यसभा सांसद अनुभवी नेता श्री मदन राठौड़ को नियुक्त किया है। आज कीनोट कार्यक्रम में श्री मदन राठौड़ हमारे साथ हैं। राठौड़ साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। मदन राठौड़ जी का टिकट क्यों कटा? मदन राठौड़ जी ने क्यों बागी तेवर अपनाए? क्यों फिर उन्होंने पर्चा वापस ले लिया? कैसे वो राज्यसभा के सदस्य बने? क्यों फिर अब उनको प्रदेशाध्यक्ष की भूमिका में आना पड़ा? इन सब पे तो हम बात करेंगे, लेकिन राठौड़ साहब मैं पहले चाहूँगा कि हम आपके जो प्रारंभिक जीवन है, कैसे आप राजनीति में आए, किस सोच के साथ आए थे? कहते हैं 1970 के दशक में आपने आरएसएस ज्वाइन किया था, तो कैसे कैसे आपकी राजनीतिक यात्रा रही? ये बात सही है कि बचपन से ही मैं संघ परिवार से जुड़ गया था। तो जहाँ मैं प्राइवेट एक स्कूल में गया था, तो वहाँ जो हमारे शिक्षक थे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे। अच्छा। तो उसके कारण से मैं संघ के संपर्क में आया और उसके बाद लगातार जारी रहा। आईटीसी, ओटीसी ये सब करते रहे, पढ़ाई के साथ साथ ये सब चलता रहा। फिर हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उस समय के सरसंघ चालक आदरणीय माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर का देहांत हुआ। तो एक ऐसा वातावरण बना था कि इनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कुछ नौजवान अपना कुछ समय दे। एक्टिव राजनीति? हाँ, नहीं, राजनीति नहीं। अच्छा। संघ के लिए दे। ओके। तो मैंने सोचा कि 2 वर्ष मैं भी देता हूँ। मैंने 2 वर्ष के लिए मैं निकला, लेकिन दुर्भाग्य से 25 नवंबर 1975 में इमरजेंसी लग गई देश पर। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लग गया। तो प्रतिबंध लग गया तो फिर आंदोलन चलाना था। तय हुआ कि जेलें भरो, आंदोलन चलाओ। तो उसकी जवाबदारी भी मुझ पर आ गई कि बोले पाली, जालोर, सिरोही इन 3 जिलों में जेल भरवाना है, लोगों को जेलों में भेजना है। तो हमने भी वहाँ पर ये लोगों को तैयार किया, हमारे स्वयंसेवकों को। उन्हें जेलें भरी। ठीक है। फिर जेल में तो फिर परिवार को पीछे संभालना ये मेरे ऊपर दायित्व था। मेरे ऊपर उस समय मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट का एक वारंट भी जारी हो गया था कि इसको गिरफ्तार करो, लेकिन अंडरग्राउंड रह करके हमने आंदोलन चलाया। उस समय एक सरदार के बेस में हमको ये मोदी जी मिले हल्दी घाटी में। एक हमारा कार्यक्रम था। मोदी जी उस समय मिले आप? तो हमको नहीं पता था कि ये कौन है, क्या है। हमको तो लगा कोई हमको मार्गदर्शन, मतलब हम लोग क्या अंडरग्राउंड चलाते थे ना, तो उसमें प्रेरणा देने के लिए आते। ठीक बात है। तो हमारे तो आदर्श हैं, तो हमको नहीं मालूम नरेंद्र भाई मोदी है कि कौन है, ये भी हमको नहीं पता। तो उनका प्रवचन सुना, हमको अच्छा लगा कि राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत उनका जो वो था, तो थोड़ा प्रभावित तो हुए कि आदमी बहुत जोरदार है, लेकिन पता नहीं था कि ये नरेंद्र भाई मोदी है, हमको नहीं मालूम। फिर उसके बाद इमरजेंसी हटी तो हमको फिर कहा गया कि अब वापस आरएसएस से प्रतिबंध हट गया था। मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बन चुके थे। राजस्थान में भैरव सिंह जी शेखावत बन चुके थे, प्रतिबंध हटा दिया था। तब हमको फिर कहा कि इस संगठन को जो इतने समय तक अंडरग्राउंड रह के चलाया या थोड़ा बहुत अव्यवस्थित हो गया, तो उसको व्यवस्थित करने के लिए आप कुछ समय दो और। तो और देना पड़ा। यूँ करके करीब 7.5 साल तक
मैं प्रचारक जीवन यानी सन्यासी जीवन, बिल्कुल घर बार से विरक्ति, पूर्णकालिक प्रचारक। 7.5 साल तक रहा। हाँ। फिर चूँकि मेरे बचपन में शादी हो गई थी, हमारे यहाँ बाल विवाह हो जाते हैं, तो वो जवाबदारी पीछे आ गई। तो फिर मुझे गृहस्थ जीवन में लौटना पड़ा, परिवार भी संभाला। फिर वो जब विखंडन हुआ इसका, जनता पार्टी टूट गई, तो फिर तब भारतीय जनता पार्टी बनी। तो उस समय से मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। अरे मेरा अपना उद्योग है, उद्योग चलाता हूँ, बाकी बढ़िया। तो आप 2 बार विधायक रहे, एक बार 2003 से 2008 और फिर 2013 से 2018, और दोनों बार आपने कांग्रेस की कद्दावर नेता बीना काक को शिकस्त दी। तो आपका बड़ा अच्छा राजनीतिक करियर था, लेकिन जब भी अगला चुनाव आता था आपका टिकट कट जाता था। और इस बार जब आपका टिकट कटा तो आप बहुत ही असहज हो गए, इतने उद्वेलित हो गए कि आपने सोचा कि मैं बागी होकर के निर्दलीय के रूप में पर्चा भर दूं। तो ऐसा क्या हो गया था, इतना क्या बात हो गई थी कि आपने? देखिए, बागी की मैं कल्पना भी नहीं करता। हाँ। एक छोटी सी फुफकार थी, बाकी कुछ नहीं था। नहीं, पर फिर कहते हैं आपने मोदी जी का फ़ोन आने के बाद पर्चा वापस ले लिया। फ़ोन नहीं आता तब भी लेता। अच्छा। मन में ये केवल एक मानव स्वभाव के कारण से थोड़ा सा वो आया था, बाकी नहीं, मैं कभी भी अनुशासनहीनता की कल्पना भी नहीं करता। नहीं, पर ये क्या कम्युनिकेशन गैप रहा? अगर आपको बाद में इतने महत्वपूर्ण पद देने थे तो आपको पहले ही कान में कह देते कि भाई आपका भविष्य ऐसा है, तो आप ऐसा कोई कदम ही ना उठाते। मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहे थे। नहीं, पर आपका, जैसे आपने बताया, मोदी जी से आपका बहुत पुराना रिश्ता है, आप स्वजातीय भी हैं, कम्युनिकेशन भी वो अच्छा जाति है। का तो बाद में पता चला मुझे। हाँ। जब एक लेख आया, हाँ। उस लेख में ये था कि वो जाति का लिखा गया था उसमें। हाँ। तब मुझे पता चला कि ये मेरी जाति के हैं। अच्छा। पहले पता नहीं था। हाँ। तो ऐसा तो नहीं कि आपको राज्यसभा में इसीलिए भेजा कि आपके जो बागी तेवर थे उसको देख के भाई अब इनको राजी करो? नहीं नहीं, राजी करने के तो क्या है, हमारे नहीं करते तो क्या, मैं 9 की 13 कर लेता। नहीं, मतलब आपने इस अपेक्षा से इस काम को, मतलब पर्चा वापस लिया, या मोदी जी के मान सम्मान में पर्चा वापस ले लिया? देखिए साहब, मैंने आपसे निवेदन किया कि मैं कभी ये सोचता नहीं, लेकिन जब एक सीधा एक टेलीफोन आया, एक लाइन की बात थी, मदन राठौड़ जाकर विड्रॉ करो। मदन राठौड़, मैंने बोला प्रणाम साहब, जाकर विड्रॉ करो। मैं कुछ बोल नहीं पाया, बात टेलीफोन काट दिया। तो उनको भी पूरा विश्वास था कि मैंने कह दिया कि बात ख़त्म। और इधर मैं तो वैसे ही करने ही वाला था, तो कोई बात नहीं थी। फिर ये मंत्री जी आए चार्टर प्लेन लेके, वो गजेंद्र सिंह जी आ गए। वो भले ही नहीं आते तब भी मैं करता, वो आए और फिर मुझे ले जाकर उस वक्त मन सम्मान असहज हो देने गया के लिए था, केवल एक बार असहजता आ गई थी कि यार भरना है। एक आप बांग्लादेश के मामले पे काफ़ी मुखर हो अभी, मैं सुनता हूँ आप बहुत ही, आपको उत्तेजना हो जाती है, गुस्सा आ जाता है आपको बांग्लादेश के हालात सुन के, देख के। आपको भी आता होगा? नहीं आता है, लेकिन आपका जिस ढंग से मैं देखता हूँ सार्वजनिक रूप से, देखते हैं उस जो पीड़ित पक्ष है उसकी जगह अपने आप को रख के देखते हैं कि उस व्यक्ति ने अपना एक आशियाना तैयार किया, खून पसीना बहा करके उसको अपना सजाया, संवारा, और उस व्यक्ति को घर छोड़ के भागना पड़े, उसके दिल पे क्या गुजरती होगी। तो गुस्सा आना स्वाभाविक है, आपको भी आएगा, हर नागरिक को आएगा। यानी मैं सोचता हूँ कि इतनी अनुशासनहीनता कि वहाँ के सर्वे सर्वा नेतृत्व को भागना पड़े, मतलब अनियंत्रण की स्थिति हो गई। कौन क्या कर रहा है, लूट पाट मार काट, ये सब कुछ जो कुछ भी हो गया, अराजकता जिसको कह सकते हैं अपन, वो स्थितियाँ वहाँ बन गई। तो ये विकराल दृश्य है। यानी सुप्रीमो को भागना पड़े, सत्ता छोड़नी पड़े, सत्ता पर कौन बैठेगा ये तय नहीं है, बाद में सब ला करके और एक सोचते हैं नोबेल पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति को दिया है तो उम्मीद करते हैं कि वो कुछ संभालेगा, लेकिन इतनी अराजकता होने नहीं देना चाहिए। हो गई, ये दुर्भाग्यपूर्ण है किसी भी देश के लिए। मैं कोई तो पड़ोसी देश है तो चिंता ज़्यादा होती है, लेकिन कहीं पर भी ऐसी स्थिति बहुत विकराल है।
तालिबान में सुनते थे कि वहाँ ऐसा हुआ है और पड़ोस में हुआ, बड़ा दुख तो होता ही है। और मैं सोचता हूँ हर नागरिक को है। नहीं, फिर कुछ अपन देश अपना कुछ क्या कर रहा है, कर रहे हैं? निश्चित रूप से हमारी डिप्लोमेटिक जो टीम है वो टीम उसमें लगी हुई है। मेरी बात भी हुई है, मैंने भी, आखिर जब मन में व्यथा होती है तो बैठ के बात भी करते हैं, तो कर रही है। निश्चित रूप से संभलेंगे वो भी, और ठीक स्थिति बनना चाहिए, उम्मीद करते हैं। अच्छी बात है। तो आप हमारे यहाँ आए, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप जिस पद को संभाल रहे हैं, जिस सोच के साथ, जिस अपेक्षा के साथ आपको इस पद पे लगाया गया है, हम शुभकामना देते हैं आप उसमें सफल हों। आगे जो विधानसभा के उपचुनाव आ रहे हैं उनमें भी आप पहले से बेहतर प्रदर्शन कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे भी सहयोग की अपेक्षा करेंगे। हम आपके साथ हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।